मकान खरीदने वालों की शिकायत होती है कि बिल्डर और खरीदार के बीच किया गया करार अक्सर एक तरफा होता है, जिसमें बायर के हितों का ख्याल नहीं रखा जाता। हाल में हमने ऐसे मामले भी देखे हैं जहां अदालतों ने इस बात को माना और खरीदार के हक में फैसला किया। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो सबसे ज्यादा चुभती हैं खरीदारों को। 70 साल के सुभाष महाजन मकान खरीदारों के उपभोक्ता अधिकार के हीरो बन गए हैं। उनका ही पहला वो मामला था जिसमें उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर खरीदार वाले करार की शर्तों को रद्द किया। आयोग ने देरी के जुर्म में न सिर्फ पार्श्वनाथ बिल्डर से सुभाष महाजन को उनके मूल पैसे लौटाने का आदेश दिया, बल्कि उस पर 18% ब्याज और मुकदमेबाजी का खर्चा भी देने को कहा। डिले का क्वांटिफाई नहीं किया हुआ था, 1 year 2 years, there was no mention। सिर्फ ये था कि अगर 36 मंथ्स के बाद डिले होता है तो हम आपको 5 रुपए पर स्क्वायर फुट पर मंथ दे देंगे। तो इनके एक क्लॉज थी कि अगर आप अपनी पेमेंट डिले करते हैं तो आपसे हम 24% इंटरेस्ट चार्ज करें। फिर हमने डिसाइड किया कि हम भी वी आर विद इन आवर राइट्स टू क्लेम आवर मनी एट द रेट ऑफ 24% इंटरेस्ट। 2014 में उनकी ये जीत एक मिसाल बन गई है और अब दूसरे परेशान खरीदार भी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन का रुख कर रहे हैं। जनवरी में आए इसी तरह के एक और फैसले में उपभोक्ता आयोग ने फिर कहा कि अगर खरीदार प्रॉपर्टी छोड़ना चाहे तो फ्लैट खरीदने वाले करार की ज्यादा अहमियत नहीं रहती और 5 रुपए प्रति वर्ग फुट का मुआवजा नामुनासिब और अन्याय है। आयोग ने मुआवजे का हिसाब जिस तरह लगाया है उसे भी खरीदार एक बड़ी जीत मान रहे हैं। फ्लैट 1855 वर्ग फुट था और 5 रुपए प्रति फुट के हिसाब से हर महीने 9,200 रुपए बैठते हैं। बिल्डर कहता है कि सालाना 1 लाख रुपए का जुर्माना देते हैं। 20% पेनल्टी फ्रॉम द बायर्स। लेकिन उपभोक्ता आयोग के इस रुख से बिल्डर सहमत नहीं है कि मुआवजे में जमीन की बढ़ी हुई कीमतें और निर्माण का खर्च भी शामिल होना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसा हुआ तो सट्टेबाजों को बढ़ावा मिलेगा। बिल्डर तो कंस्ट्रक्शन रोक नहीं रहा, वो कंस्ट्रक्शन करता जा रहा है और अगर जो बायर है जिसने बुकिंग करी है वो अपने पैसे नहीं देता है तो बिल्डर को तो ये पैसा कहीं और से ला करके कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। वो बैंकों के पास जाता है, बैंकों से 17-18% के ऊपर में लोन लेता है और कंस्ट्रक्शन करता है, इसलिए उसका पीनल रेट 18% चार्ज करना जस्टिफाइड होता है। रियल एस्टेट में नियामक की कमी और अदालतों में बरसों तक फंसे मुकदमों की हालत में उपभोक्ता आयोग के इन फैसलों का एनसीआर के उन प्रोजेक्ट्स पर गहरा असर पड़ सकता है जो अभी तैयार नहीं हुए हैं। कभी बायर जब कोई प्रोजेक्ट में हाथ लगाता है तो वो चाहता है कि उसे घर मिले और कोर्ट भी ये चाहती है कि आप अगर किसी से पैसे लेते हो तो उसको घर भी दीजिए, इतनी देर ना कर दीजिए कि उसमें इंटरेस्ट ही चला जाए। तो आई थिंक ये डिटरेंट की तरह काम करना चाहिए। जरूरत एक ऐसा आदर्श बिल्डर खरीदार करार बनाने की भी है जिसमें उचित शर्तें हों, लेकिन कुछ लोगों का अंदेशा है कि कहीं बिल्डर आपस में मिलकर मनमानी न करने लगे। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ वसुधा शर्मा, एनडीटीवी। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ मिश्रा, जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स हैं होमस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के, और सिद्धार्थ यादव जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिश्रा साहब, पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सीधा सिंपल सादा सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनता है, क्या आपके नजरिए में, इंडस्ट्री के नजरिए में ये वाजिब है? ऐसा ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट कंज्यूमर खुद साइन करता है बिल्डर के साथ, वो उनके साथ एनफोर्स नहीं किया जाता है। कई केसेस में ये देखा गया है कि इन्वेस्टर्स अच्छे मार्केट सिनेरियोज में एग्जिट ले लेते हैं और उनको ये छोटे एस्केलेशंस, कॉस्ट एस्केलेशन से उतना फर्क नहीं पड़ता है। बट चूंकि करंट मार्केट सिनेरियोज टाइट है, इसमें ये देखा जा रहा है कि कई लोग जो है बिल्डर्स के अगेंस्ट ऐसी रीजंस उठा रहे हैं इन डिलेस का और इन कॉस्ट का। तो इसमें जरूरी है ये समझना कि इंटेंट क्या है एक्चुअली।
इन डिलेज की वजह से बिल्डर्स को, चूंकि इन्वेस्टर्स टाइमली पैसा नहीं देते हैं, इनको खुद, हम लोग को खुद जो है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफी हाई रहती है इन केसेस में। ऑल्सो कई वजह होती हैं जिनकी वजह से डिले इनएडवर्टेंट होता है। इसमें जो है परमिशंस, जो कि मल्टीपल एजेंसी से परमिशन चाहिए होती है, तो इन परमिशंस के डिलेज की वजह से भी जो है डिलेज हम देखते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है समझना कि ये इन्वेस्टर और एंड यूजर के बीच में कौन कितना इफेक्ट हो रहा है। जी, यहाँ मुझे ये लगता है कि चलिए, आपने कहा कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की गई, इन्फोर्स नहीं किया गया, लेकिन मिस्टर यादव, आप क्या मानते हैं? फोर्स नहीं किया गया, जबरदस्ती साइन नहीं कराया गया, लेकिन क्या साइन करने वाले के पास कोई चॉइस थी? क्या कोई और रास्ता था? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, जब मिश्रा जी जैसे कहते हैं कि फोर्स नहीं किया गया, तो वो दोनों तरफा है। उसमें यह भी लिखा है कि बिल्डर खुद कहता है अपनी मर्जी से कि मैं 3 साल में आपको ये बिल्डिंग तैयार करके फ्लैट दे दूंगा। जो इंसान अपने घर पे एक छत चाहता है कि मैं रहूं, और उसको 3 साल, 4 साल, 5 साल, कई केसों में तो 8-8 साल तक इंतजार करना पड़ता है। लोग अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के स्कूल की एजुकेशन के लिए एक घर ले लें, उसके बाद उनको वो घर नहीं मिलता, वो किराए पे रहते हैं, वो किराया भी देना पड़ता है, ऊपर से जो बैंक का लोन लिया होता है उसकी किस्त भी देनी पड़ती है, उस पे एक और ब्याज लगता है। तो एक एंड यूजर है जो कि अपने लिए मकान लेना चाहता है, वो तो कहीं का नहीं बचा बेचारा। तो उसके लिए ये बिल्डर का कहना कि सिर्फ दो तरफा नहीं है, एक ही तरफा लगाएगा या फिर अपनी तरफ मर्जी से लोग ले रहे हैं, ये बात से मैं सहमत नहीं। यहाँ आप मिस्टर मिश्रा, ये क्यों नहीं इस बात को सोचा जाता कि हम खरीदार से क्यों वसूलें? अगर आपको वो पैसे की दिक्कत आ रही है या वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी है या इकोनॉमी की प्रॉब्लम है? ये इसका बोझ खरीदार के सर पे क्यों आए? नहीं, बिल्डर एट लार्ज सरकार से भी लॉबी कर रहा है इन इश्यूज को लेकर, और इसमें कई इश्यूज हैं जो कि अपना वक्त लेते हैं, और इसमें कुछ इसका हिस्सा जो है बिल्डर एब्जॉर्ब करता है और कुछ द एंड कस्टमर भी एब्जॉर्ब करता है। ये जानना जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में रेगुलेटरी बॉडीज इतनी इफेक्टिव नहीं है इस इंडस्ट्री में। ये जानना जरूरी है कि इसमें ये डिलेज जो है कोई फंड डाइवर्जन ना क्रिएट कर रहे हो। अगर बिल्डर जेन्युइन है तो वो अपने कस्टमर को हमेशा रिटेन करना चाहेगा, वो एक सुपरसीडिंग लेटर दे सकता है उसके ऊपर और ये कह सकता है कि इसके बियॉन्ड एक एस्केलेटेड कॉम्पनसेशन है। अगर ये कॉम्पनसेशन का इश्यू है, सिर्फ बिल्डर बायर एग्रीमेंट पे ज्यादा कॉम्पनसेशन लिख देने अलोन से ये इश्यू नहीं रिजॉल्व हो जाता है। जैसे कि सिद्धार्थ जी भी यहाँ कह रहे हैं कि ये डिलेस देखे जाते हैं और उनकी वजह से एंड यूजर को दो तरफा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो इसमें जरूरी है कि रेगुलेटरी बॉडीज ये देखें कि वो फैसिलिटेट करें बिल्डर्स को, एंड कस्टमर्स को, और एट द सेम टाइम ये पूरा रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्रिएट करें ताकि जो है सब बेनिफिट कर सकें इससे। यहाँ तो ऐसा लगता है कि सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं इंडस्ट्री की तरफ भी और खरीदारों की तरफ भी। ना तो वो रेगुलेटरी बॉडी लाना चाहती हैं, ना ही वो ईज ऑफ बिजनेस करना चाहती हैं। तो ऐसे में मिस्टर यादव, आप क्या कहेंगे कि जब तक रेगुलेटरी बॉडी का रास्ता हमारे पास नहीं है, हम किसी रेगुलेटर के पास, नियामक के पास नहीं जा सकते हैं, तो क्या करें जब पानी सर से गुजर जाए? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक कि रेगुलेटरी बॉडी जो काम करेगी वो बिल्कुल अलग होगा, फर्क होगा। वो ये देखेगी कि जो बिल्डर अपने एग्रीमेंट करता है, जिस पे दोनों पार्टी साइन करती हैं, उसका पूरी तरह से ऑनर हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ उसको मान रही हैं। बिल्डर का भी अपना एक जिम्मेवारी है, और कई सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो कि मैं ये नहीं कहता कि सारे बिल्डर्स खराब काम कर रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स देश में पिछले 10-15 साल में हमने देखे, ये इसी वजह से बढ़े कि बिल्डर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, पर देरी की वजह से जो लोगों को दिक्कतें आ रही है वो बिल्डर को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी बिजनेस में मुनाफा होता है तो घाटा भी होता है। तो अगर जब उन लोगों ने बहुत कमाया भी है तो उसमें अगर थोड़ा घाटा भी होता है तो ये सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि अपने मुनाफा में उन लोगों ने कोई सरकार की हिस्सेदारी नहीं बनाई। दूसरी बात यह है कि जब इनको आता है कि देने के, जैसे अभी हम लोगों ने
रिसेंटली एक केस देखा है कि जिसमें ये लिखा गया था, हमारे नेशनल कंज्यूमर फोरम ने डिसीजन दिया है कि ये लिखा गया था कि बिल्डर की अगर देरी होगी तो वो 5 रुपए स्क्वायर फीट देगा, जबकि जब बिल्डर अगर कोई अपनी किस्त देने में देरी करता है या कोई अपनी डिफॉल्ट कर जाता है तो वो 18% ब्याज देगा। ये पहली बार ऐसा एक बहुत ही, मैं कहूंगा, ऐतिहासिक एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि अगर बिल्डर 18% लेता है तो वो बिल्डर 18% भी देगा, जिसकी वजह से बिल्डर को अब आगे से अपना एग्रीमेंट और अपना कागजी कार्रवाई करने से पहले चौकन्ना होना पड़ेगा। मेरा सुझाव रहेगा कि वो जो हर बार कहते थे कि 3 साल बाद दे देंगे, तो ये ना लिखे 3 को 5 करें, जैसे इंसान भी अगला अपनी प्लानिंग कर सके। वो अगर अपना घर चाहता है तो वो अपनी ईएमआई भी उसी तरह लगा सके, वो अपना रिटायरमेंट प्लान कर सके, वो अपने बच्चों की स्कूलिंग भी प्लान कर सके, और किराए का घर पे भी उसी मुताबिक रहे और प्लानिंग। अगर ये नहीं होता है तो देखिए इसकी वजह से सब लोगों का घर और रहन सहन सब खराब हो जाता है। तो दोनों तरफ को अपने ध्यान रखना पड़ेगा इस सब। मिस्टर मिश्रा, एक चीज वैसे ये माननी पड़ेगी कि ये दिक्कत ज्यादा दिल्ली एनसीआर की ही है। अगर आप साउथ जाएं तो वहां पे इतना ये परेशानी, या इवन वेस्ट का जो मार्केट है वहां पे इतनी ये परेशानी नहीं है। तो क्या वजह रही है कि दिल्ली एनसीआर का मार्केट इतना जूझ रहा है इससे? जैसा मैं कह रहा था शुरू में कि इसमें इंटेंट समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में देखा गया है कि इन्वेस्टर्स मनी कंटिन्यूसली फ्लिप करते हैं, उसको चर्न करके एंड यूजर इसमें प्रोजेक्ट में काफी देर में आता है, जबकि साउथ में ये कल्चर दूसरा है। जो बाइंग होती है वो शुरू में ही एंड यूजर की होती है। अब चूंकि ये इन्वेस्टर मनी फ्लिप कर रहा था और मार्केट कंडीशन स्लो हो गए, उसने खुद भी बिल्डर को जो है अपनी किस्तें देना बंद कर दिया है। इस केस में बिल्डर जो है उसे मार्केट से बोरो कर रहा है, उसमें कॉस्ट एस्केलेशंस आ रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो जो हम देख रहे हैं ये दिल्ली का, इसमें इन्वेस्टर का प्रिडोमिनेंस एक वजह है कि यहां पे ये देखा जा रहा है डिलेज और ये एस्केलेटेड कॉस्ट्स। मिस्टर यादव, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो बताया कि कॉम्पनसेशन जो मिलना चाहिए, पेनल्टी मिलनी चाहिए, उसको क्या कोई इंसान अब आगे जाकर के केस डालना चाहता है तो इस तरह इसको एक एग्जाम्पल बना के अपना आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल, मैंने कहा ना, ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। ये इस देश में बहुत जो इनोसेंट लोग हैं जो कि बिल्डर्स के सताए गए हैं, उनके लिए एक माइलस्टोन बन जाएगा, एक मौका है कि इसको इस्तेमाल किया जाए। और इस केस में भी एक चीज की सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोर्ट ने बड़ी सफाई से ये कहा है कि जो इंसान 7-8 साल से बैठा है अपने घर के इंतजार में, तो ये तो नहीं है कि वो कोई और इंतजाम नहीं करेगा और रहता रहेगा इसी इंतजार में कि बिल्डर कभी को घर देगा। पर उनको सिर्फ ये नहीं कि बिल्डर बाद में घर दे दे और कॉम्पनसेशन जो बहुत एग्रीमेंट में लिखा है, कोर्ट ने कहा है कि पैसा वापस भी मिल सकता है, जो कि इस केस में हुआ। और पैसे के मिलने के बाद साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा। उससे यह फायदा हुआ है, कोर्ट ने जो कहा है कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट होती है। जो अगर मकान आप 2008 में लेते थे वो कीमतें आज 2015 में नहीं है, ये सब जानते हैं। हाँ। तो अगर आप 2015 में लेने जाएंगे तो उस मकान की कीमत क्या होगी? तो वो बीच का जो बकाया समय है कौन भरेगा? एक इंसान अपनी सैलरी से, तनख्वाह से ईएमआई भरता है, वो तो इतना गैप नहीं भर पाएगा। तो कोर्ट ने एक बहुत सफाई से बात खोल के रखी है, जिसका बहुत मेरे मुताबिक करोड़ों लोगों को फायदा होगा। जी बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इंडस्ट्री की शायद इस वक्त माली हालत उतनी अच्छी नहीं है, जिसके चलते काफी डिलेज हो रहे हैं, लेकिन बायर को भी अपना हक समझना होगा। और आगे जब ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट आपके सामने रखा जाता है, उसे गौर से पढ़िए और कुछ भी साइन करने से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिए। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो चलिए हम आपको बताते हुए चलते हैं कि देश भर के टॉप डेवलपर्स और प्रोजेक्ट्स को पैरीवेयर एनडीटीवी प्रॉपर्टी अवार्ड्स में हम अगले हफ्ते सम्मानित करेंगे। कौन है बेहतरीन बिल्डर और प्रोजेक्ट्स, ये हम जानेंगे। आप देखते रहिएगा प्रॉपर्टी इंडिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब।